बच्चों, आज कक्षा 12 विषय हिंदी आरोह भाग 2 के काव्य खंड में उषा नाम की कविता है जिसे शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखा है। तो आज हम इस कविता को पढ़ेंगे। तो देखिए, उषा काल का समय और इसी को हम आज पढ़ाएंगे। इस कविता के रचयिता शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। तो देख लीजिए, शमशेर बहादुर सिंह जी का चित्र भी आप लोगों को मैं दिखा। ये हैं हमारे कवि शमशेर बहादुर सिंह जी, देख लीजिए। और अब आज इस कविता की जो पाठ्य बिंदु हैं उसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। कविता के पाठ्य बिंदु के अंतर्गत सबसे पहले कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय आपको बताया जाएगा। उषा कविता का प्रतिपाद्य, उसका जो सार है उसे आपको बताएंगे। कविता की प्रस्तुति, फिर कविता का वाचन किया जाएगा। कविता में आए जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थों को बताया जाएगा आपको। फिर कविता का अर्थ, उसकी व्याख्या, और अंत में कविता का काव्य सौंदर्य, उसमें क्या विशेष है उस चीज़ के विषय में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए कवि का परिचय, शमशेर बहादुर सिंह जी का परिचय। शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 13 जनवरी सन 1911 में देहरादून में हुआ था। मृत्यु इनकी 12 मई सन 1993 में अहमदाबाद में हुई। इनकी माता का नाम परम देवी था और पिताजी का नाम तारीफ सिंह था। 18 वर्ष की अल्पायु में ही, कम उम्र में ही धर्म देवी के साथ इनका विवाह हो गया, किंतु विवाह के 6 वर्ष के बाद ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। शिक्षा बीए तक ही प्राप्त कर पाए। प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में ही हुई और उसके बाद की शिक्षा बाहर गोंडा और इलाहाबाद में इन्होंने प्राप्त की है। पुरस्कार में साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, राष्ट्रीय कबीर सम्मान इनको प्राप्त हुए हैं। और बच्चों, जो देखिए इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। इतने पास अपने, चुका भी नहीं हूँ मैं, बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ है मेरी, शमशेर की गज़लें। और इन्होंने उर्दू हिंदी शब्दकोश का भी संपादन किया है। अब कविता का सार, उसका प्रतिपाद्य, कविता के माध्यम से कवि ने क्या कहा है। तो प्रातःकालीन सौंदर्य और वातावरण का चित्रण इस कविता में किया गया है। प्रातःकाल के समय आकाश में होते परिवर्तनों का चित्रण है। प्रातःकालीन आकाश गहरा नीला, शंख की तरह एकदम पवित्र होता है। आकाश के रंगों में शनैः शनैः परिवर्तन होता है और नीले से आकाश का रंग राख से लिपे भीगे चौके की तरह सिलेटी हो जाता है। प्रातःकाल के बाद भोर, भोर में आकाश का रंग सिलेटी बन जाता है। फिर सूरज की लाली के प्रभाव से आकाश का रंग लाल केसर से धुली काली सिल, या ऐसा लगता है कि काली सिल पर किसी ने, स्लेट पर किसी ने लाल खड़ी या चाक मल दी हो। अर्थात नीला आकाश कुछ लालिमा से युक्त हो जाता है जब सूर्योदय होने लगता है, सूर्य का प्रकाश आकाश पर आने लगता है। और जब नीले आकाश पर सूर्य भासित होते हैं या नीले आकाश पर सूर्य का प्रकाश प्रसरित होता है, फैलता है, तो ऐसा लगता है कि नीले जल में किसी किसी की सुंदर गोरी देह झिलमिल हो रही हो, हिल रही हो। और इस तरह सूर्य के उगते ही उषा के सौंदर्य का जादू टूट जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब बच्चों, हम कविता को पढ़ते हैं कि काव्यांश क्या क्या हैं इसके। ये कविता उषा जो है आपके सामने है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा हो।
बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। इस कविता को थोड़ा सा और गति के साथ में पढ़ा जा सकता है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा हो। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह, और जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कविता में जो कठिन शब्द आए हैं, आप लोगों को थोड़ी सी समस्या हो सकती है, वैसे बहुत सरल हैं ये शब्द, आप बोलचाल में आते हैं। फिर भी जो कठिन शब्दार्थ उनके कुछ विशेष अर्थ हैं, तो उनको आपको बताते हैं। नव शब्द का अर्थ आप जानते हैं, आकाश होता है, गगन होता है, अंबर, ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। भोर का अर्थ सवेरा है, प्रातःकाल है, सूर्योदय से पहले का जो समय होता है, इसको हम भोर कहते हैं, प्रातःकाल कहते हैं। अपने में थोड़ी थोड़ी से अंतर भी हैं इनमें, लेकिन सामान्य रूप से ये प्रातःकाल के पर्यायवाची है, सवेरे के पर्यायवाची। चौका कहते हैं रसोई बनाने का जो स्थान होता है, जो किचन होता है। गांव में जो किचन होते थे, आज के किचन तो दूसरी तरह के हैं। शहरों के मकान के किचन अलग प्रकार के होते हैं। ये गांव में एक कमरा होता है छोटा सा, जिसमें मिट्टी की फर्श होता है उसका, तो उसी में खाना बनता है डेली। उसमें पुताई की चौका दिया जाता है, तो वही चौका रसोई बनाने का स्थान। सिल पत्थर से, पत्थर जिस पर ग्रामीण क्षेत्रों में मसाले पीसने के काम में लाया जाता है। पत्थर जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में मसाले पीसने के काम में लाया जाता है। मसाले नहीं, कोई और चीज़ भी पीसी जा सकती है, चटनी पीसी जा सकती है, दालें पीसी जाती हैं। तो एक पत्थर होता है चौड़ा सा, और एक ऊपर उसके पत्थर का एक बेलन टाइप का है, थोड़ा सा मोटा सा पत्थर, उस पर हम मसाले पीसते हैं, दूसरी चीज़ों को पीसते हैं, वही सिल है वो पत्थर की। केसर एक प्रकार का फूल जो लाल रंग का होता है, साथ ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होता है। बड़ी महंगी मिलती है केसर, और ख़ास तौर से ये कश्मीर क्षेत्र में होती है। अब सभी जगह होने लगी, लेकिन कश्मीर की केसर बहुत प्रसिद्ध है। तो केसर। नील जल, नीले रंग का जल। गौर, गौर का मतलब होता है गोरा, गौर वर्ण। झिलमिल चमक, देह का अर्थ होता है शरीर, और जादू का मतलब है सौंदर्य, आकर्षण, अभिभूत करने वाला, तो उसे कहते हैं जादू। तो ये थे कठिन शब्दार्थ। अब हम पद्यांश, जो कविता के अलग अलग पद्यांश हैं, उनके अर्थ और उनकी व्याख्या को आपको समझाते हैं। तो सबसे पहला पद्यांश है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, बोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा हो। अर्थ है इसका, प्रातः काल में नभ अर्थात आकाश बहुत नीला, यानी गहरा नीला है, और शंख की तरह है। यहाँ पर प्रात नभता बहुत नीला शंख जैसे, शंख से तुलना भी कह सकते हैं, तुलना की गई है, लेकिन शंख तो सफ़ेद होता है, आकाश नीला है, तो विरोधाभास प्रतीत होता है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि शंख जैसे का अभिप्राय है। शंख पवित्रता, उज्ज्वलता का सूचक है। तो प्रातःकालीन आकाश बहुत नीला है और शंख की तरह एकदम पवित्र और उज्ज्वल है, ये अर्थ है इसका। और फिर भोर में आकाश का रंग राख से लीपे गीले चौके की तरह सिलेटी दिखने लगता है। भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका, प्रातःकाल का आकाश जो है
पहले नीला गहरा था, फिर उसके बाद उसमें परिवर्तन आता है और परिवर्तन आने के बाद वो राख से लीपे हुए चौके की तरह दिखाई देने लगता है। जिस तरह का रंग राख से लीपे हुए रसोई का रंग होता है, कुछ स्लेटी, उसी तरह का आकाश का रंग दिखाई देने लगता है। और यहाँ ब्रैकेट में अभी गीला पड़ा, तो ये अभी गीला पड़ा हो, इसको ब्रैकेट के अंदर हम किसी चीज़ को तब देते हैं जब हम किसी बात का स्पष्टीकरण करना चाहते हैं या कोई उसमें और बात बताना चाहते हैं। तो अभी गीला पड़ा हो, राख से लिपा हुआ चौका है, लेकिन कवि ने स्पष्ट किया है कि ऐसा चौका जो राख से लिपा है किंतु अभी गीला है। ठीक उसी तरह से आकाश का रंग उस समय दिखाई दे रहा है। तो यही कहा, राख से लिपा चौका को और स्पष्ट करने के लिए कवि ने अभी गीला पड़ा है को कोष्टक में लिखा है। यानी चौका राख से लिपा है, पर जो अभी गीला है उसी रंग का आकाश दिखाई दे रहा है। अब कविता का काव्य सौंदर्य, उसकी जो खासियत हैं, उसकी विशेषताएं हैं, उनको सुन लीजिए। प्रातःकाल और भोर के वातावरण का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण इसमें किया गया है। प्रातःकाल का चित्रण है, भोर का चित्रण है। प्रातःकाल आकाश नीला होता है, शंख की तरह पवित्र होता है। भोर का वातावरण और उसका रंग आकाश का उस समय उसका चित्रण किया गया है। आकाश की पवित्रता के लिए शंख और राख से लिपे चौके की उपमा एक सुंदर और अनोखी कल्पना है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बिंब भोर के गहरे रंग और नमी को साकार करता है। राख से लिपा हुआ चौका एक तो गहरे नीले रंग को और दूसर में नीले पड़े हुए चौक स्लेटी रंग को, नीले गीले पड़े हुए चौके का कि सवेरा के आकाश नमी से युक्त होता है। तो इस बात को स्पष्ट किया गया है। राख से लिपा हुआ चौका को और स्पष्ट करने के लिए अभी गीला पड़ा है को कोष्टक में दिया गया है। कविता में नई शैली का प्रयोग है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है ग्राम्य जीवन के सौंदर्य को भी उकेरता है, क्योंकि राख से लिपे हुए चौके, कच्चे फर्श गांव में ही होते हैं। शंख जैसे और राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है में उपमा अलंकार है। कविता में मुक्त छंद है, दृश्य बिंब है, चित्रात्मक शैली का प्रयोग है। जब हम कविता का वाचन करते हैं, कविता को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो मन मस्तिष्क में चित्र उभर करके आते हैं, बिंब उभर करके आते हैं। प्रातःकाल का बिंब उभर करके आता है, हाँ, आकाश के का बिंब उभर करके आता है। ये सब सारे बिंब उभर करके हमारे मन में आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे दृश्य बिंब है। अब है दूसरा पद्यांश और उसका अर्थ। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। इसका अर्थ है, अब सूर्य की लालिमा के कारण, सूर्य प्रातःकाल सूर्य की लालिमा के कारण आकाश कुछ लालिमा लिए हुए है, लाल हो गया है। कवि लालिमा के लिए नीले आकाश की तुलना पत्थर की उस काली सिल से करता है जिसे लाल केसर से धोया गया हो। अब कवि ने उस केसरिया आकाश का, उस लाल आकाश का चित्रण जो किया, उसके रंग का जो चित्रण किया, कि जैसे किसी माँ ने पत्थर की सिल पर केसर को पीसा हो और उसके बाद उस सिल को धो दिया हो, और धोने के बाद उस काली सिल का जो रंग दिखाई देगा, थोड़ी थोड़ी उसमें लालिमा होगी, वो कालिमा के साथ लालिमा, तो उस तरह का आकाश दिखाई दे रहा है उस समय। दूसरी तरफ दूसरी भी कल्पना कवि ने की है कि आकाश लाल केसर से धुली काली सिल की तरह तो दिखता ही है, या आकाश उस स्लेट की तरह दिखता है जिस पर किसी बच्चे ने लाल खड़िया चाक मल दी हो। काली स्लेट है, उसके ऊपर छोटे बच्चे ने लाल खड़िया चाक को मल दिया हो, और उस स्लेट का रंग उस लाल खड़िया चौक के मलने से जिस तरह से दिखाई देता है, आकाश का रंग भी उसी तरह से दिख रहा है। यहाँ पर कवि ने नीले आकाश की तुलना लाल केसर से धुली सिल तथा लाल खड़िया चौक से मली स्लेट से किया है। अब इस
पद्यांश का काव्य सौंदर्य भी पढ़ लीजिए। लालिमायुक्त गहरे नीले आकाश के लिए लाल केसर से धुली काली सिल तथा लाल खड़िया चाक से मली स्लेट का प्रयोग अपने में अनोखा है। साथ ही काली सिल और स्लेट, लाल खड़िया चौक ग्रामीण जीवन को उकेरते हैं। काली सिल पत्थर गाँव में ही होते हैं, स्लेट गांव का बच्चा स्लेट पे पढ़ता है, लाल खड़िया उसके हाथ में होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ग्राम्य जीवन को उकेरती हैं। जो है राग से लिपा हुआ चौका, ये भी ग्राम्य जीवन को उकेरती हैं। तो कवि ने ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से भोर का वातावरण होता है उसका ही चित्रण इसमें हुआ है। बहुत काली सिलजरा से स्लेट पर या लाल खड़िया चौक में उत्प्रेक्षालंकार, जहाँ संभावना की जाती है। हाँ, उपमेय में उपमान की संभावना जहाँ पर की जाती है वहाँ पे उत्प्रेक्षालंकार है। तो नीला आकाश है, उस पे बहुत काली सिल जरा से, तो बहुत काली सिल जिसके ऊपर लाल खड़िया, जिसके ऊपर लाल केसर धो दी गई हो, तो इसका उस पर संभावना की गई है। और आकाश के ऊपर संभावना की गई है कि जो स्लेट है जिसके ऊपर लाल खड़िया चौक मली गई है उसकी संभावना आकाश के ऊपर की गई है। तो ये सारे उत्प्रेक्षा अलंकार है। काली सिल में अनुप्रास अलंकार, काली सिल ल अंत में, इसमें काली सिल में अनुप्रास अलंकार है। कविता में मुक्त छंद है, भाषा सरल सहज प्रवाह पूर्ण है और कविता में दृश्यबिंब है। कि जब इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं, कविता को सुनते हैं, तो उसमें हमारे मन मस्तिष्क में केसर का चित्र उभर करके आता है, केसरिया आकाश का चित्र उभर करके आता है, स्लेट का चित्र, खड़िया का चित्र, स्लेट के ऊपर खड़िया चलाते बच्चे का चित्र, ये सारे चित्र हमारे आँखों के सामने आते हैं। ग्राम्य जीवन का चित्र आँखों के सामने उभर करके आता है। तो ये सारे हैं, इसलिए ये दृश्यबिंब है इसमें। अब देखिए तीसरा और अंतिम पद्यांश कविता का। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अब सूर्य नीले आकाश की ओर बढ़ रहा है, या यह भी कहा जा सकता है कि सूर्य का प्रकाश आकाश में फैल रहा है। स्वाभाविक है, सूर्य आएंगे तो आकाश में प्रकाश भी फैलेगा। नीले आकाश में सूर्य अथवा उसका प्रकाश इस तरह दिख रहा है जैसे किसी गौरवर्णा की चमकीली देह नीले जल में हिल रही हो। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह, गौरवर्णा देह, झिलमिल मनी चमक रही हो और उसके बाद हिल रही, चमकती हुई हिल रही हो, ऐसा लग रहा है। कवि कहता है कि अब पूर्ण सूर्योदय होने पर जादू, उषा का जादू, उसका सौंदर्य, उसका आकर्षण टूटने लगता है। लिखा है जादू और जादू टूटता है इस उषा का। जब सूर्योदय हो जाता है, भगवान सूर्य आकाश मंडल पर आ जाते हैं, तो ये जो प्रातः काल का जो उषा का जो जादू है, जो आकर्षण है, जो सौंदर्य है, वो समाप्त होने लगता है, टूटने लगता है। सूर्योदय के होते ही उषा काल समाप्त हो जाता है, उसी के साथ उसके सौंदर्य का जादू भी टूट जाता है। तो यहाँ पे जादू टूटना, ये मुहावरे का प्रयोग, बड़ा सुंदर मुहावरे का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। अब काव्य सौंदर्य इस पद्यांश का, सूर्योदय का अत्यंत सूक्ष्म व मनोहर चित्रण किया गया। नीले जल में झिलमिलाती गोरी देह के उपमान से सूर्योदय व प्रातःकालीन सौंदर्य को साकार किया गया है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है। नील जल हो रहा में अनुप्रास अलंकार, जादू टूटना मुहावरे का प्रयोग, चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया गया। दृश्यबिंब, नीला जल नीले आकाश का द्योतक है तथा गौर झिलमिल देह सूर्य या सूर्य के प्रकाश का द्योतक है। तो अभी आपने कविता पढ़ी, उसके अर्थ को, उसकी व्याख्या को, उसके काव्य सौंदर्य को, उसके विशेष को जाना।
अब आपके लिए गृह कार्य है, कविता का अर्थ लिखना है आपको, कविता का काव्य सौंदर्य भी लिखना है आपको, कविता में किन किन अलंकारों का प्रयोग किया गया उदाहरण सहित लिखना है। यद्यपि वो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत ही आ जाते हैं, परंतु आपने अलग से अलंकारों का प्रयोग और उनके उदाहरण भी लिखने हैं। उषा कविता के आधार पर सूर्योदय तथा प्रातःकाल के सौंदर्य का वर्णन आपको अपने शब्दों में करना है। कविता में गाँव की सुबह का गतिशील चित्रण किया गया है, उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना है। तो ये थी आपकी उषा कविता। आप इसको पढ़िए, आत्मसात कीजिए। धन्यवाद।